हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं? आप सभी को पता है कि हम अभी करा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी। तो कोर्स बी की जो हमने बुक शुरू करी सबसे पहले वो है हमारी स्पर्श भाग 2। ये बुक जो विभक्त है आपकी पद्य खंड और गद्य खंड में। पद्य खंड यानी कि काव्य खंड। तो काव्य खंड के 7 अध्याय कंप्लीट करा के अब तक हम पहुंच चुके हैं गद्य खंड में, और गद्य खंड में भी हम चैप्टर करा चुके हैं अभी तक 3, और चौथा चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो गद्य खंड में सबसे पहला जो चैप्टर हमने देखा वो थे बड़े भाई साहब, उसके बाद था डायरी का एक पन्ना, और तीसरा था आपका तातारा बामीरो की कथा, और चौथा अध्याय हमारा है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो हमने देखा कि किस तरीके से शैलेंद्र द्वारा बनाई गई, शैलेंद्र जो खुद एक गीतकार हैं, उनके द्वारा बनाई गई एकमात्र फिल्म तीसरी कसम बहुत ही अच्छी रही, जिसे हम बोलते हैं सेलुलाइड पर लिखी गई कविता। इतनी अच्छे तरीके से एकदम रियलिटी बेस्ड इमोशंस को निकाल के उन्होंने रखा। इसमें काम किया राज कपूर जी और वहीदा रहमान ने, दोनों ही अपने समय के एकदम फेमस एक्टर और एक्ट्रेस, जिन्होंने यहाँ पर एक हीरामन गाड़ीवान और हीराबाई जो कि एक नौटंकी में डांस करती कि ले एक का कैरेक्टर निभाया इतनी सादगी से कि पता नहीं चला कि वो राज कपूर और वहीदा रहमान थे। वहाँ पर राज कपूर खुद हीरामन गाड़ीवान के कैरेक्टर में ऐसा डूब गए कि राज कपूर का कहीं कुछ पता तक ना चला, और जबकि वहीदा रहमान पतली छीट की सिकली सी साड़ी में ऐसी लग रही थी कि वाकई में वो एक नौटंकी में डांस करने वाली ही एक लेडी थी। तो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर दोनों ने एक्टिंग करी। शंकर जयकिशन का इसमें संगीत रहा। फणीश्वरनाथ रेणु की कथा पर बनाई गई एक जो पिक्चर थी, ये माना कि जब ये रिलीज़ हुई तब इसे इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन आगे चलकर इसने एक इतिहास रचा। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी, हमने एक कहानी मतलब पढ़ी, एक संस्मरण था खुद शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ, हमने पढ़ लिया। अब चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर इसी चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन से। अब हमने यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे मौखिक प्रश्न, जो कि हमारी 1 या 2 पंक्ति में जिसका आंसर हमको देना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न आपके यहाँ 3 तरीके के आए हैं। पहला प्रश्न आपका रहेगा 25 से 30 शब्दों का, जो लघु उत्तरीय रहेगा। उसके बाद आएंगे 50 से 60 शब्द, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद हम तीसरा जो प्रश्न देखेंगे वो रहेगा आपका आश्रय व्यक्त करना। कुछ वक्तव्य रहेंगे और उनके क्या अर्थ होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकल चलेंगे अपने व्याकरण के सफर पे, यानी कि भाषा अध्ययन पे। कई तरीके के भाषा अध्ययन से आधारित कुछ प्रश्न हम देखेंगे इस पाठ में। तो शुरू करते हैं मौखिक प्रश्नों के साथ इस सफर को, यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मौखिक प्रश्न हैं वो 1 से 2 पंक्तियों में लिखने हैं, यानी कि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तीसरी कसम जो फिल्म थी, जब ये रिलीज पे थी तो इसे ना इतना ज़्यादा प्रमोशन मिला, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर मिले, जिसकी वजह से कब ये फिल्म सिनेमा हॉल में आई और कब उतर गई ये लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात ये फिल्म अपने आप में स्मरणीय रही, क्योंकि ये बहुत ही पसंद की गई और इसे बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो देखिए इसमें क्या है, तीसरी कसम फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और मास्को फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोचिए कि जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर खुद जहां रिलीज हो रही थी नहीं मिल रहे थे, प्रचारक नहीं मिल रहे थे, वही फिल्म मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड जीत के लाती है, राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मिलता है। तो अपने आप में इसने इतिहास रचा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? कितनी फिल्में? शैलेंद्र ने मात्र 1 फिल्म बनाई, वो थी तीसरी कसम। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए, शैलेंद्र खुद एक गीतकार रहे। ठीक है, गीतकार का मतलब वो म्यूजिक लिरिक्स लिखते थे। ठीक है,
वो गीतकार रहे और उन्होंने फिल्म में इसलिए रखा क्योंकि वो उनका अपना एक सपना था, वो अपने उस सपने के साथ जस्टिफिकेशन करना चाहते थे। उन्होंने ये फिल्म यहाँ पैसा कमाने या पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं लिखी थी। ये फिल्म यहाँ पर बनाने का सिंपल सा एक फैक्ट ये था कि वो अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन चाहते थे कि हाँ मैं फिल्म बना सकता। ठीक है, तो देखिए क्या है, शैलेंद्र ने अपने जीवन काल में केवल एक ही फिल्म तीसरी कसम बनाई थी। यही उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। देखिए बहुत सारी फिल्मों के नाम दिए गए हैं इस फिल्म में, जिसमें मेरा नाम, जोकर, तीसरी कसम, कई फिल्में, सॉरी निर्देशित कर रहे हैं, तीसरी कसम, संगम, ठीक है, तो बहुत सारी फिल्में थी। तो देखिए क्या है, मेरा नाम, जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम, प्रेम रोग, अजंता, जागते रहो, मैं और मेरा दोस्त आदि राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम हैं। तो ये फिल्में किसने निर्देशित करी हैं? डायरेक्टर कौन है? निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्टर। किसने डायरेक्ट की है? खुद राज कपूर जी ने। जबकि तीसरी फिल्म जो हमारी है, तीसरी कसम फिल्म, ये किसने निर्देशित करी है? शैलेंद्र जी ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है। तो तीसरी कसम जो फिल्म है उसमें नायक है राज कपूर जी, जिन्होंने हीरामन गाड़ीवान का कैरेक्टर को प्ले किया है। दूसरी है वहीदा रहमान, जिन्होंने यहाँ पर हीराबाई का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि एक नौटंकी में काम करने वाली स्त्री है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तीसरी कसम के नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान थी। राज कपूर ने इस फिल्म में हीरामन गाड़ीवान का किरदार और वहीदा रहमान ने नौटंकी कलाकार हीराबाई के किरदार को निभाया है। तो समझ में आ गया जो कैरेक्टर्स है उन्होंने कौन कौन से रोल निभाए हैं, मतलब जो हीरो हीरोइन उन्होंने कौन से कैरेक्टर प्ले किए हैं, ये आपको बताना था। पांचवा प्रश्न है, फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया है? अब आप बता सकते हो किसने किया? शैलेंद्र जी ने किया है, जाहिर सी बात है। तो देखिए क्या है, तीसरी कसम फिल्म का निर्माण गीतकार शैलेंद्र ने किया, क्योंकि भाई देखिए इस पूरे पार्ट में हमने पढ़ा ही यही है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि इसमें शैलेंद्र ने ही ये सारी चीज़ों को निर्देशित किया है, सारी चीज़ें करी हैं। एवं जो है कास्ट एंड क्रू, तो डायरेक्टर और निर्देशक दोनों ही जो हैं वो यही रहे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना नहीं की थी? अब देखिए जो उनकी फिल्म जो है संगम बहुत ही ज़्यादा हिट रही, इसके बाद उन्होंने 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट किया जिसमें मेरा नाम जोकर जो है वो शुरू हुई। लेकिन उन्होंने जब ये शुरू करी तो उन्हें इस चीज़ का उम्मीद नहीं था कि मेरा नाम जोकर का एक संस्मरण यानी कि पहला अंश बनने में ही करीबन 6 वर्ष का समय लग जाएगा। इस चीज़ की उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इस फिल्म के एक भाग को बनाने में 6 साल का समय 6 साल का समय अपने आप में काफ़ी मायने होता है, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि 6 साल का समय लगेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? राज कपूर ने ऐसी क्या बात करी थी कि शैलेंद्र जी का चेहरा मुरझा गया? एक्चुअल क्या था कि जब शैलेंद्र जी ने फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी कर ली कि हाँ भाई ये फिल्म हमें बनानी है, तो अब आया कास्टिंग की बात। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई राज कपूर उनके अच्छे मित्र भी थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें हम एज अ हीरो जो है वो राज कपूर को कास्ट करेंगे। वो राज कपूर के पास गए, पूरी कहानी लेकर उनको बताया, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बाद वो काम करने के लिए तैयार हो गए कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं काम करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा जो जितना भी काम करने की फ़ीस होती है, एक फिल्म को जैसे साइन करते हैं हीरो हीरोइन तो उनका एक अमाउंट होता है, सारा पैसा, वो पैसा ये लोग मोस्टली क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। यानी कि जैसे पिक्चर शुरू हुई तो साइनिंग अमाउंट हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी आधी मतलब 1/4 बन गई तो फिर एक पेमेंट रिलीज़ होता है, फिर हाफ हो गई तो फिर पेमेंट रिलीज़ होगा।
फिर 75% बन गई, फिर पेमेंट रिलीज होगा, और आखिरी जो जब पूरी फिल्म खत्म हो जाती है तो इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट पेमेंट होता है। लेकिन जब राज कपूर ने स्क्रिप्ट पढ़ ली तो शैलेंद्र को इसके खतरों के बारे में भी अवगत कराया कि भाई हो सकता है इस तरह की पिक्चर लोग पसंद ना करें, लेकिन शैलेंद्र तो बनाने को ही राजी थे कि नहीं हम तो यही बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तो आप बना रहे हैं, लेकिन मेरा जितनी भी फीस होगी मैं उसे एडवांस में पूरी की पूरी मुझे एडवांस में चाहिए। ये चीज़ जैसे ही राज कपूर ने बोली, शैलेंद्र जी का चेहरा पूरी तरीके से मुरझा गया, क्योंकि भाई एक हीरो की साइनिंग अमाउंट कम, मतलब उसका जो फीस होती है वो उतनी कम तो होती नहीं है। तो अब राज कपूर उस समय जितने भी लेते हों, ये तो मेंशन नहीं किया कितना लेते थे, तो वो पूरा का पूरा देना, ये सुनकर शैलेंद्र की हमाइयाँ उड़ गई, वो एकदम मुँह मुड़ जाएगा। लेकिन बाद में राज कपूर जी ने क्या बोला कि इस पूरी फिल्म को बनाने के लिए मुझे सिर्फ 1 रुपये चाहिए, और इस तरीके से शैलेंद्र ने उन्हें 1 रुपये स्टार्टिंग में दे दिया और पूरी फिल्म राज कपूर जी ने करी। तो देखिए क्या है, तीसरी कसम की कहानी सुनते जब राज कपूर ने फिल्म में काम करने के लिए अपना पारिश्रमिक एडवांस में मांगा, तब इस बात को सुनकर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने कहा कि मेरा जितनी भी फीस बनती है मुझे पूरी एडवांस में चाहिए, और ये सुनते ही वो उनका चेहरा मुरझा गया। प्रश्न संख्या 8 है, क्या दिया है, समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे। समीक्षक यानी कि जो क्रिटिक्स होते हैं, जब मूवीज रिलीज होती है तो बहुत सारे क्रिटिक्स को बुला के फर्स्ट शो दिखाया जाता है, तो ये किस तरीके का मानते थे, उनका मानना क्या था, ये आँखों से बात करने वाले कलाकार हैं, यानी कि इनकी आँखें, इनको डायलॉग्स मत दीजिए लेकिन इनकी आँखें जो हैं वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम कर देती हैं। तो देखिए क्या है, समीक्षक राज कपूर को कला मर्मज्ञ तथा आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे। नेक्स्ट आ गए, अब हम आ गए अपने लिखित प्रश्न पे। तो मौखिक हमारे 8 प्रश्न थे, हमने बता दिए 1 से 2 पंक्तियों के बीच में, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि लिखित, जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख कर देने हैं। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो 25 से 30 शब्दों का मतलब शॉर्ट आंसर्स, और इनके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि हमेशा ध्यान रखना 25 से 30 वर्ड्स का जब भी आपसे लिखने के आ रहा है तो मतलब 2 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा वो। पहला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है। सेलुलाइट पर लिखी कविता, कविता क्या होती है सबसे पहले आपको समझना है। हम सेलुलाइट आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप समझिए कि कविता क्या होती है। कविता संवेदनाओं से भरी, कल्पनाओं से जन्मी होती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। उसके अंदर इमोशंस भरपूर होते हैं, जितनी भी फीलिंग्स होती है किसी की भी हो। अब खास तौर से अगर जैसे कविता होती है तो कवि की फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं, या कवि जो है जिस चीज़ के ऊपर कविता लिख रहा है उसकी फीलिंग्स को इमेजिन करके वो प्रस्तुत करता है। तो मतलब कविता क्या है, वो संवेदनाओं से भरी, भावनाओं से भरी होती है। इसी तरीके से जो तीसरी फिल्म थी उसमें एक्चुअल में गाड़ीवान की क्या भावनाएं हैं, या एक नौटंकी में काम करने वाली स्त्री की क्या भावनाएं हैं, ये पूरी जैसी होती है उसी तरीके की भावनाओं को व्यक्त किया गया है, इसीलिए इसे कविता कहा गया। और सेलुलाइट पर लिखी कविता का मतलब क्या होता है, यानी कि पर्दे पर लिखी गई कविता। जो सिनेमा हॉल होता है वो, उस पे हम लोग जब पिक्चर हॉल में जाते हैं ना तो देखिए ना कितनी बड़ी स्क्रीन होती है, वो होती है सेलुलाइट, ठीक है, जिस पर आपका पिक्चर हमको दिखती है, तो ये होती है आपकी सेलुलाइट। तो इसीलिए इस तीसरी कसम फिल्म को क्या कहा गया, सेलुलाइट पर लिखी हुई कविता, क्योंकि ये पूरी तरीके से संवेदना, भावनाओं से भरी हुई पिक्चर थी। देखिए क्या है, तीसरी कसम फिल्म को देखकर कविता जैसी अनुभूति होती थी, क्योंकि यह फिल्म एक कवि की कोमल भावनाओं की प्रस्तुति थी। अब ये कवि कौन थे, शैलेंद्र जो जिस तरीके के, क्योंकि शैलेंद्र गीतकार थे तो भावनाएं तो उनके अंदर स्वतः ही थी। तो अब जब अगर वो फिल्म लिखेंगे तो फिल्म भी जाहिर सी बात, वैसे तो वो फणीश्वर नाथ की लिखी कहानी पर थी, लेकिन वो कहानी थी, इन्होंने उसे पटकथा में तब्दील करी। तो पटकथा में तब्दील करते समय क्या होता है कि बहुत सारे उसमें डायलॉग्स
डालने होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए जो जब इसको पूरी तरीके से प्रस्तुति की गई तो ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल था कि भाई एक्चुअल में भावनाएं क्या, क्योंकि अक्सर क्या होता था फिल्मों में भावनाओं को ग्लोरीफाई किया जाता, मतलब अगर दुखी व्यक्ति है तो दुख कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा देते थे, खुश है तो ज़्यादा बढ़ा, उसको कहते थे ग्लोरीफाई करना। लेकिन यहाँ पर उन भावनाएं जैसी होती हैं रियल लाइफ में वैसी ही पर्दे पर दिखाई गई थी की प्रस्तुति थी जिसे फिल्म के जरिए उतारा गया था। इस फिल्म में कविता जैसी संवेदना और भावुकता थी। मैंने बोला ना कि जैसी संवेदनाएं और भावुकता थी, अतः तीसरी फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि इसमें जो चीजें थी वो प्रैक्टिकली दिखाई गई थी। अब जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना तो हमेशा हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ देखना पसंद नहीं होता, ठीक है। हमें क्या होता है, कल्पनाओं की दुनिया देखना ज़्यादा पसंद होता है। यानी कि मार धार है तो एक्शन है कि एक घूंसा मारे तो दूर तक उड़ के जाए, अरे एक घूंसा मारने पे आदमी यहीं हिलेगा ही। एक्चुअल लाइफ में अगर घूंसा मारो तो क्या होगा, हिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा गिर जाएगा, उड़ के उतनी दूर तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर फिल्मों में क्या होता है कि चीज़ों को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। लेकिन तीसरी कसम फिल्म जो थी वो एक्चुअल में उन भावनाओं का प्रदर्शन था जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई हमको ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, इसीलिए इनको जो है खरीदार नहीं मिल रहे थे। भावनाएं हमेशा उनके लिए क्या रहती थी, भाई जो समीक्षक जो भी आपके खरीदार होंगे वो ये देखते हैं कोई चीज़ हम खरीदेंगे तो हमें इससे कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। अब शैलेंद्र ने तो उसे अपनी भावनाओं के आधार पर बनाया, लेकिन खरीदार तो अपने नफे नुकसान को देखकर ही खरीदेगा ना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो फिल्म है हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगी, इसलिए वो लोग खरीदने को तैयार नहीं हो रहे थे। यह फिल्म एक सामान्य कोटि की मनोरंजक फिल्म ना होकर एक उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। जैसे साहित्यिक रचना पर बनाई गई थी तो जाहिर सी बात है साहित्यिक रचना पर अगर बनाई जा रही ये फिल्म है तो जो एक्चुअल है वही चीज़ प्रेजेंट की जाएगी। तो इसमें लोगों को एंटरटेन करने के हैसियत से नहीं बनाया गया था, इसे एक क्या कहते हैं लिटरेचर पीस की तरह इसको प्रेजेंट किया गया था। इस फिल्म में अनावश्यक मनोरंजक मसाले नहीं डाले गए थे। मैंने कहा था ना जो चीज़ें जैसी प्रैक्टिकल थी वैसी ही दिखाई गई है, ज़बरदस्ती की चीज़ों को भरने की कोशिश नहीं की गई है। साथ ही फिल्म वितरक इस फिल्म की करुणा को पैसे के तराजू में तौल रहे थे, अर्थात वो सोच रहे थे कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट होगा, इस हिसाब से वो ले रहे थे और कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। इसीलिए तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे। यह फिल्म कब रिलीज हुई कब चली गई लोगों को पता नहीं चला। तो समझ में आया, क्योंकि जो खरीदार लेगा वो जाहिर सी बात है ये सोचेगा कि भाई मैं इसको अगर आगे बेचूंगा तो मुझे उससे तो प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को ये लग रहा था कि मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसलिए वो लोग खरीदने को तैयार नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? किसी भी कलाकार का कर्तव्य क्या होता है? जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करके प्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, शैलेंद्र के अनुसार हर कलाकार का कर्तव्य है कि दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयास ना करे, कि दर्शकों का नाम लेकर उन पर सस्ता और उथला मनोरंजन थोपने का प्रयास करे। यानी कि जैसे मैंने बोला ना कि जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हो उसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सी सारी फिल्में ऐसी आती हैं ना, एक्शन बेस्ड मूवीज़ होती हैं। इन एक्शन बेस्ड मूवीज़ में जो एक्शन दिखाया जाता है वो कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड द लेवल होता है। अब कैसे हो गया, अब अगर कोई बंदा किसी को मार रहा है, काट रहा है, गुंडा है, तो सारा पुलिस महकमा अलग, सरकार अलग, कोई मतलब नहीं, को उस व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन प्रेजेंट लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना। कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो पुलिस एक्शन लेती है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है, करता है ना। लेकिन फिल्मों में ये चीज़ें क्या है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता दी जाती है, जो एक अभिनय के लिए क्या कहते हैं, कलाकार के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो चीज़ें हैं उन्हीं को आप हल्का ग्लोरीफाई करके, मतलब अब बियॉन्ड द लेवल आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत होता है, क्योंकि दर्शक एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो रियलिटी में होती ही नहीं। अब इसका नतीजा क्या होता है, देखिए बहुत सारे आप देखिए क्राइम्स जो है ना, बहुत सारे क्राइम हैं, आप देखते होंगे उन्होंने कहा कि भाई मैंने उस फला फिल्म में देखा था तो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उस फिल्म में देखा था तो मैंने ऐसा कर दिया।
तो ये क्या हुआ, फिल्म उन्हें इंकरेज करती है उस रास्ते पे चलने के लिए जो रास्ता इस दुनिया में है ही नहीं, और जब वो उस रास्ते पे चलते हैं तो आगे उनका भविष्य खराब होता है। तो वो उथला मनोरंजन करना जो कि बहुत ही सस्ता सा रहता है, एक ऐसी दुनिया में दर्शकों को प्रवेश कराना जो कहीं है ही नहीं, तो ये सही नहीं होता। शैलेंद्र जी का मानना ये था। चौथा प्रश्न आ जाते हैं, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है। वर्ड है त्रासद स्थितियां। त्रासद स्थितियां मतलब मान लीजिए फिल्म में किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, कुछ हो गया, तो ये त्रासद कंडीशन होती है, उसका घर बह गया। तो ये स्थितियों में जो दुख निकलता है, जो दुख होता है, उसको एक्चुअल प्रेजेंट लाइफ, मतलब हम लोग की जो रियल लाइफ होती है उसमें दुख जिस तरीके से होना चाहिए, फिल्मों में वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दे दिया। रो रहा है तो ऐसा भयानक रोता है कि मत पूछो। अब उस दुख के कारण जो रिवेंज ले रहा है वो भी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है। तो मतलब वो जो दुख वाली स्थितियां फिल्मों में होती हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोरीफाई करना। अब उन्होंने ये चीज पूछी कि चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है? लोगों को यानी कि दर्शकों को ज्यादा इमोशन करने के लिए इसे ग्लोरीफाई किया जाता है। कि मतलब जैसे मान लीजिए, अब मेरे साथ तो ऐसा है कि मान लीजिए अगर मैं कोई मूवी देख रही हूँ और उसमें कोई बहुत ही इमोशनल सीन है तो मैं रोने लगती हूँ, ठीक है। तो ये तो अगर नॉर्मल भी होगा तो भी आंसू आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीन कुछ ज़्यादा ही ऐसे दिखाए जाते हैं कि जितने दर्शक हैं वो सब रो रहे होते हैं। तो मेन होता है कि उन्हें अपने साथ इमोशनल कर देना, वास्तविकता को पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड द लेवल दिखा देना। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके, यानी कि उन्हें इमोशनली जो है जो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया जा सके, बांधा जा सके, जो कि सही नहीं है, और उन्हें फिल्म देखने के लिए मजबूर और आकर्षित किया जा सके। इनमें वास्तविकता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है जिससे फिल्में ज़्यादा बिकती हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम ही जैसे लोग हैं, अगर जो चीज़ें हमारी अपनी लाइफ में चल रही हैं वही चीज़ें तो हम कभी भी पर्दे पर देखना पसंद नहीं करेंगे ना, हम उससे अलग हटकर ही चीज़ों को देखेंगे। इसीलिए पिक्चरों में अक्सर काल्पनिक चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनका रियलिटी से बेस्ड, मतलब इंसिडेंट्स भले रियलिटी बेस्ड हो लेकिन उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। उस सिचुएशन में एक्शन रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर बताया गया है शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। शैलेंद्र एक गीतकार है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर ऐसा एक पर्सन जो वाकई में बहुत भावुक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, अगर वो किसी फील्ड में उतरेगा तो वो उन पूरे इमोशंस को ध्यान रखेगा। तो राज कपूर जी ने जो चीज़ें करी वहाँ पर इनकी अभिव्यक्ति पूरी तरीके से उन्होंने दिखाई है, चाहे शब्दों के माध्यम से हो, चाहे गीत के माध्यम से हो, चाहे एक्टिंग के माध्यम से हो, किसी तरीके से भी हो। राज कपूर वैसे भी आंखों से बात करने वाले कलाकार माने जाते थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की इन्हीं भावनाओं को अपने गीतों में शब्दों की अभिव्यक्ति प्रदान करी। मैंने कहा ना कि चाहे जिस तरीके से हो, गीत से हो, एक्शन से हो, आंखों से हो, किसी तरीके से हो। अब चूंकि वो तो बहुत ही इमोशनल एक्टर रहे, वो सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से बयां कर लेते थे ना। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई जब ये ऐसा एक्टर महारत रखने वाला है ही, तो इसको कुछ इस तरीके से गीत दिए जाएं जो लोगों के दिलों को वाकई छू जाएं। कहने का तात्पर्य है कि राज कपूर जो कुछ भी अपनी फिल्मों के माध्यम से कहना चाहते थे उसे गीतकार शैलेंद्र अपने गीतों के माध्यम से प्रकट करते थे। हम ये सिर्फ तीसरी कसम फिल्म की बात नहीं कर रहे, राज कपूर की मोस्टली फिल्म में जो है शैलेंद्र ही गीतकार रहे। तो उन्होंने उनकी सभी फिल्मों में गीत जो लिखे वो राज कपूर की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिखे, ताकि फिल्म की जो डिमांड है उस हिसाब से एक कलाकार की भावनाएं निकल कर आ सके। प्रश्न संख्या 6 है,
लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा। शोमैन से आप क्या समझते हैं? शोमैन यानी कि शो दिखाने वाला, क्योंकि जब तक शैलेंद्र ने अपनी फिल्म बनानी शुरू करी तब तक राज कपूर एशिया के बेस्ट शोमैन हो चुके थे। यानी कि ऐसी फिल्में दिखाना जिसमें लोग वाकई बंद कर रह जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। शोमैन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने जीवन काल में एक किंवदंती बन चुका हो, जिसका नाम सुनकर ही फिल्में बिकती हूं और उसका नाम ही दर्शक को सिनेमा घर तक खींच लाता हूं। अब देखिए, हम ये उस समय की बात, हम उस समय का लिखा गया ये पढ़ रहे हैं। आप अगर आज की बात करूं तो राज कपूर एक ब्रांड थे, ठीक है ना। जैसे होता है ना ब्रांड के नाम पर हम लोग ले लेते हैं कोई भी चीज़। मान लीजिए अगर साबुन है तो कहें भैया लक्स है, हाँ दे दो, हाँ भैया डव है, हाँ दे दो। तो ये क्या होता है, ये एक ब्रांड है। जो चीज़ें अपने नाम से बिकती हैं उसके अंदर क्या है क्या नहीं है हम ये चीज़ नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि भैया लक्स है, हाँ दे दो, ठीक है। हम ये बोलेंगे जैम दे दो, भैया किसान का दे दो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि हमको पर्टिकुलर, जैसे मक्खन लेना है, जैसे बटर लेना है तो बटर क्या होगा, हम कहेंगे अमूल बेस्ट है, तो वो ब्रांड के नाम से बिकता है। तो उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर एक ब्रांड थे जिनके नाम से फिल्में चलती थी, बिकती थी और दर्शक थिएटर तक खींचकर आते थे। उस फिल्म में क्या है क्या नहीं है मतलब नहीं, राज कपूर है इसका मतलब फिल्म अच्छी होगी, ये लोग अपने दिमाग में बैठा लेते थे। इसीलिए शोमैन कहा जाता था। यानी कि अगर वो व्यक्ति शो में है तो समझ लीजिए वो शो सक्सेसफुल है, ये ऐसा माना जाता था। राज कपूर की सभी फिल्में और उनका व्यक्तित्व शोमैन के मानदंडों पर खरी उतरती थी। यानी कि एक शोमैन जो करता है, आप जैसे मान लीजिए आप अगर एक सर्कस देखने जाओ तो सर्कस में अगर वो शेर है बीच में तो वो शोमैन है। क्योंकि हम सर्कस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम शेर को करतब करते हुए देखते जाते हैं। और जो कहते हैं ना कि जो सबसे अच्छा आकर्षण होता है उसे आप सर्कस में एंड में रखा जाता है। तो ये जो शेर वाला करतब होता है आप अक्सर देखोगे सर्कस में एंड में होता है। रीजन क्या है, क्योंकि हम सर्कस क्यों जा रहे हैं, हम सर्कस इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें आदमी देखना है, हम आदमी देखने सर्कस जा रहे हैं नहीं, हम बंदर देखने जा रहे हैं नहीं, हम घोड़े देखने जा रहे हैं नहीं। ये सारी चीजें तो हमें अपनी लाइफ में दिखी जाती हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं, शेर को देखने जा रहे हैं। शेर जो कि जंगल का राजा होता है वो किसी के इशारों पर कैसे उठ बैठ सकता है, ये होता है आपका किसी भी शो का अट्रैक्शन। अब क्या होता है, इस अट्रैक्शन में राज कपूर पूरी तरीके से सेट होते थे। यानी कि अगर इस शो में राज कपूर जी हैं, जैसे उन्होंने बोला ना कि एक शो में अगर वो व्यक्ति है यानी कि शेर है तो वो सक्सेसफुल है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लेकर आएगा। वही चीज़ यहाँ था कि राज कपूर हैं यानी कि आपको वहाँ पर इमोशन, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर सब कुछ मिलेगा, एक कंप्लीट पैकेज है। तो वो पैकेज देखने के लिए वो लोग आते थे, तो वो इसलिए ये शोमैन कहलाते थे। लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। प्रश्न संख्या 7 है, फिल्म तीसरी कसम की गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियों पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति क्यों रखी। सबसे पहले ध्यान रखिए, रातें कहेंगी, क्या बोली है, रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। अब हम लोगों ने जयकिशन ने ये आपत्ति इसलिए दिखाई कि लोगों को प्रैक्टिकली जो है 4 दिशाएं पता हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। हम लोग को ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ही पता है, लेकिन 10 दिशाएं कहाँ से आती हैं। अब 10 दिशाएं कैसे होती हैं, ईस्ट, जैसे हम लोग बोला साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारी काउंट करके अगर आप करोगे चारों दिशाओं के साथ में, साउथ वेस्ट, इस तरीके से, तो ये जाकर करीबन बनती हैं 10 दिशाएं। लेकिन लोग प्रॉपरली कैसे जानते हैं, सिर्फ 4 दिशाओं के बारे में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जयकिशन जी ने कहा कि भाई अगर हम ये गीत रखेंगे तो लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये 10 दिशाएं क्या होती हैं। तो आप ऐसा करिए, 10 दिशाएं हटा दीजिए, 4 दिशाएं कर दीजिए, मतलब रातें 4 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, आप ये लाइन कर दो। लेकिन शैलेंद्र तैयार नहीं हुए, क्योंकि जो चीज़ जैसी है उन्हें कहते हैं अगर लोगों को पता नहीं है तो बताने के लिए हमें बताना। कहते हैं ना, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें तो टीचर आपको बताती है।
तो वही काम यहाँ पर गीतकार शैलेंद्र कर रहे थे कि भाई अगर दर्शकों को दशों दिशाओं के बारे में पता नहीं है, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ये 10 दिशाएं 10 ही दिशाएं रहेंगी, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। फिल्म श्री 420 के गीत रातों दशों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियों पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार साहित्यिक सोच और जन सामान्य की सोच में अंतर होता है। यानी साहित्य में जो चीजें लिखी होती हैं वो साधारण लोगों की समझ में इतनी जल्दी नहीं आती हैं। इसीलिए दर्शक 4 दिशाएं तो जानते हैं परंतु दसों दिशाओं का ज्ञान सभी को नहीं होता है। ठीक है, 4 दिशाएं तो सभी लोग जानेंगे, बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन 10 दिशाओं के बारे में तो नहीं जानते हैं ना। तो वही चीज उन्होंने कहा वो सब लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण दर्शक और कहानीकार या गीतकार के बीच में उचित तालमेल का अभाव हो रहा था। हालांकि बाद में यह गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो जयकिशन जी को ये लग रहा था कि नहीं हमें ये चेंज कर देना चाहिए, लेकिन गीतकार जी शैलेंद्र ने कहा बोला कि नहीं हम नहीं चेंज करेंगे, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे रहने दे दीजिए। और हुआ भी वही कि आगे चलकर लोगों ने इस गीत को बहुत ही पसंद भी किया ना, कि वो गाना है ना, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे तब भी कहेंगी कहानियाँ, है ना। वो गाना जो है बहुत ही फेमस हुआ बाद में, इवन आज भी गाया जाता है। अब चलिए आ जाते हैं खा प्रश्न पे। अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। ध्यान दीजिएगा, 50 से 60 शब्दों का मतलब क्या हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या है, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई। अब राज कपूर जी को जब यह फिल्म सुनाई गई, स्क्रिप्ट दी गई, शैलेंद्र गए, तो शैलेंद्र ने को राज कपूर ने सीधे तौर पर, दोनों लोग मित्र भी थे, ज़्यादातर फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, तो राज कपूर ने सीधे कहा कि आप जिस तरीके के इमोशंस को इस फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं, हो सकता है ये फिल्म उतनी ना चले। ठीक है, एक ये भी रीज़न हो सकता है, इसलिए आप ये फिल्म बनाने के लिए एक बार सोच लीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए ये फिल्म मैं नफ़ा नुकसान या प्रसिद्धि के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिंपल सीखिए, ना वो उस फिल्म से पैसा कमाना चाहते थे, ना ही वो फेमस होना चाहते थे, ये वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए फिल्म बना रहे थे। इसलिए ये फिल्म अगर फ्लॉप भी हो जाए तो नहीं, उनको आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने एक बढ़िया फिल्म बनाई। इसलिए वो राज कपूर को के रिस्क गिनाने के बावजूद भी फिल्म करने को तैयार, बनाने को वो नहीं कहते हैं कि नहीं मैं करूँगा ये फिल्म। राज कपूर जैसे अनुभवी निर्माता निर्देशक के आगाह करने के बावजूद शैलेंद्र फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आगाह किया कि भाई ये शायद फिल्म ना चले, क्योंकि उन्हें धन सम्मान की कामना नहीं थी, ना उन्हें इससे धन कमाना था, ना ही उन्हें यहाँ से प्रसिद्धि पानी थी। वे तो केवल अपनी आत्मसंतुष्टि, अपने मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति और दर्शकों के मन को छूना चाहते थे कि हाँ भाई ये ऐसा है, मैं इसलिए इसको बनाना चाहती। इसीलिए उन्होंने नफ़ा नुकसान के परे और अपने कलाकार मन के साथ समझौता ना करते हुए तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया कि नहीं मुझे ये चीज़ ऐसी ही चाहिए और मैं ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस फिल्म का निर्माण किया। दूसरा प्रश्न है, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्या है, जब राज कपूर ने ये फिल्म करी तब तक वो काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़े एक्टर हो चुके थे। भाई निर्माता निर्देशक तो थे ही अच्छे, एक्टर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक्टिंग करनी थी एक सिंपल से गाड़ीवान की। ठीक है, गाड़ीवान हीरामन जो कि गाड़ी चलाता है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है, इस तरीके का था। तो जब शैलेंद्र ने ये फिल्म उन्हें ऑफर करी तो वो तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने ये पूरा जस्टिफिकेशन किया कि राज कपूर का रिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि राज कपूर एक प्रसिद्ध व्यक्ति, हीरामन एकदम डाउन टू अर्थ, एक पूरी तरीके से गरीब इमोशनल व्यक्ति था। तो अब इस इमोशनल व्यक्ति का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे वो थे शोमैन। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े शोमैन, बेहतरीन एक्टर, निर्माता, निर्देशक। तो एक जो है रिफ्लेक्शन आ जाता है, हम चाहे जितना भी उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करें,
एक हमारा खुद की अपनी पर्सनालिटी उसमें झलकने लगती है। लेकिन राज कपूर जी ने इसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन किया। उस कहानी को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर राज कपूर जो है एक बहुत ही फेमस एक्टर इस हीरामन की कैरेक्टर को कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सही में वो गाड़ीवान ही है, वो एक्टर बहुत फेमस एक्टर नहीं है, वो एक्चुअल में वो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है उस जगह पर। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने हीरामन का किरदार कुछ इस तरह निभाया जैसे उन्होंने हीरामन को आत्मसात करते हुए भी अपने आप को उस पर हावी होने नहीं दिया। ठीक है, हीरामन की कैरेक्टर कर रहे हैं लेकिन उसको हावी नहीं होने दिया। और कलाकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, यानी कि कलाकार अपनी पर्सनालिटी को कहीं पीछे रख दे, अपने फेम को पीछे कर दे, अपने आप को पीछे कर दे, वो उस कैरेक्टर में घुस जाए जिसे वो एक्ट कर रहा है। और राज कपूर जी ने वही किया। उन्होंने अपनी फेम, पर्सनालिटी सब कुछ पीछे रख के उसमें सिर्फ हीरामन के कैरेक्टर को ही डाला। राज कपूर ने हीरामन गाड़ीवान का भोलापन, हीराबाई से अपनापन खोजना, उसकी अपेक्षा में अपने आप ही जूझना आदि को बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया, जो केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। यानी कि वो जो हीरामन था वो प्रैक्टिकली चीजों को नहीं सोचता था, इमोशनली सोचता था। और राज कपूर ने एज इट इज वही कैरेक्टर यहां पर प्ले किया है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। अब देखिए, जो ये तीसरी कसम फिल्म लिखी गई ना, ये एक्चुअल में क्या थी, फणीश्वरनाथ रेणु की कथा थी, उस पर ये लिखी गई। अब उस पर शैलेंद्र चूंकि गीतकार थे तो उन्होंने उसे स्क्रिप्ट के रूप में बदला, यानी कि उस कथा को पटकथा में बदला। पटकथा का मतलब पर्दे के लिए लिख। अब पर्दे के लिए जब पटकथा लिखी जाती है तो उसमें डायलॉग्स होते हैं, स्क्रीन्स होते हैं, सब कुछ चीजें होती हैं। तो ये एक साहित्य रचना थी और उस साहित्य रचना ने फणीश्वरनाथ रेणु ने हीरामन को जिस तरीके का कैरेक्टर दिखाया था, सेम वही कैरेक्टर फिल्म में भी दिखाया गया। ये नहीं था कि जब हमने पटकथा लिखी तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐड ऑन करी। जो चीजें एक्चुअल रचना में थी उन्हीं चीजों को प्रेजेंट किया गया था। तो देखिए क्या है, तीसरी कसम एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म थी। इस फिल्म के लेखक श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये कहानी के मूल स्वरूप में जरा भी बदलाव नहीं किया गया था। मतलब जो मूल कहानी थी उसे एज इट इज फिल्म में किया। हाँ, उसे स्क्रिप्ट बनाई गई, लेकिन स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, हम डायलॉग्स डालते हैं, वो डायलॉग्स डाले गए, लेकिन जो कहानी का मूल था वही रखा गया। इस फिल्म की पटकथा स्वयं रेणु जी ने लिखी। अब समझ में आया, किसने लिखी थी, खुद रेणु जी ने। मूल कहानी फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी और इसकी स्क्रिप्ट भी फणीश्वरनाथ रेणु ने ही लिखी है। इस फिल्म में दर्शकों के लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक मनोरंजन को जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया है। इस फिल्म ने कहानी की मूल आत्मा अर्थात भावुकता के साथ 100% न्याय किया है। मतलब वो एक्चुअल जैसी है वैसे ही किया गया है। इसीलिए लेखक ने ऐसा लिखा कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया। इस फिल्म को उसी रूप में प्रस्तुत किया गया जैसे मूल कहानी थी। अब देखिए क्या, मूल कहानी लिखी फणीश्वरनाथ रेणु ने, स्क्रिप्ट तैयार करी फणीश्वरनाथ रेणु ने। तो इस तरीके से जो मूल कहानी थी वही मूल कहानी स्क्रिप्ट में आई और एक्टिंग करते समय भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उसको कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश नहीं करी, वो जैसी थी उसको वैसे ही रखा गया। प्रश्न संख्या 4 है, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, शैलेंद्र के गीत जो हैं वो भावनाओं से भरे होते थे। उनके शब्दों इस तरीके से लिए जाते थे कि लोगों के दिल को टच कर जाए। तो वो भावुकता, वो भावनाएं सभी कुछ उसमें स्वतः ही होती थी। शैलेंद्र के एक भावनात्मक और आदर्श कवि होने के कारण उनके गीत सरल, सहज और संवेदनात्मक तथा मन को छूने वाले होते थे। यानी कि पूरी तरीके से भावनाओं से भरे हैं, संवेदनाओं से भरे हुए हैं, इमोशंस उसमें पूरी तरीके से होते थे। जिस भी परिस्थिति में गाना लिखा जा रहा था उस परिस्थिति के साथ पूरा जस्टिफिकेशन करते थे शैलेंद्र। उनके गीतों में गहराई के साथ साथ आम आदमी से जुड़ाव का भी होता था। मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ गीत लिख दिए, जो नॉर्मल व्यक्ति है उस गाने से कनेक्ट हो जाता था।
जैसा उनका व्यक्तित्व सीधा और सरल था, वैसे ही उनकी गीत रचनाएं भी कठिनता से कोसों दूर थी। मतलब जैसे उनका व्यक्तित्व था उसी तरीके की उनकी रचनाएं भी थी। प्रश्न संख्या 5 है, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, शैलेंद्र ने एक फिल्म बनाई, वो क्या थी आपकी, सिर्फ तीसरी कसम। अब तीसरी कसम अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली रखा है, यानी कि हम रियल लाइफ में जिस कंडीशन में सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, हमारे अंदर जैसे इमोशंस आते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बखूबी निभाई हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपको इनकी विशेषताएं लिखनी है। क्या है देखिए, तीसरी कसम फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की पहली और अंतिम फिल्म थी। वही चीज, उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई, वही थी खाली। यह फिल्म उन्होंने बिना किसी व्यवसायिक लाभ प्रसिद्धि की कामना ना करते हुए केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, देखिए ये फिल्म बनाते समय उनका माइंडसेट पूरी तरीके से ये सही था कि ना मुझे इससे फेमस होना है, ना नाम कमाना है, ना ही धन कमाना है। मैं ये फिल्म क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहूँ। मेरा एक सपना है कि मैं फिल्म बनाऊँ, मैं बनाऊंगा, और मैं जिस तरह का पर्सन हूँ मैं वही चीज़ उसमें डालूंगा। ये एक सिंपल सी चीज़ उन्होंने स्ट्रैटेजी तय करी थी। उनके सीधे साधे व्यक्तित्व की छाप उनकी फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देती। तो जब हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम करते हैं, हम कोई फायदा कोई नुकसान नहीं देखते, तो क्या होता है, जो चीज़ निकल कर आ रही है ना, वो एक्चुअल में बढ़िया होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, वो एक्चुअल में एकदम बढ़िया होती है। और वही चीज़ हुई, बनी भी बढ़िया, कि वो फिर उनके व्यक्तित्व की झलक वहाँ पर दिख जाती है, क्योंकि वो खुद जैसे व्यक्तित्व में वही व्यक्तित्व की झलक उन्हें वहाँ हीरामन में दिखी। शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण के खतरों से परिचित होकर भी एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म का निर्माण कर अपने साहसी होने का परिचय दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर फ्लॉप हो रही है होने दो, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए मैं वही चीज़ बनाऊंगा। सिद्धांतवादी होने के कारण उन्होंने अपनी फिल्म में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया कि भाई कुछ चेंजेस कर लो, नहीं, जो चीज़ जैसी है एक्चुअल में वैसी ही रहेगी। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, उनका जो उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी झलक दिखती है। स्पष्ट कीजिए कैसी। अब जैसे मैंने बताया कि उनके गीत भी पूरी तरीके से इमोशन होते थे, जो चीज़ें होती थी वे वैसी ही थी, तो वही चीज़ आपको फिल्म में भी दिखेगी। शैलेंद्र अपने जीवन में सीधे सरल व्यावसायिकता से कोसों दूर, यानी कि बिजनेस माइंडेड नहीं थे, वो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। जो उनके जीवन के कुछ नियम थे, कुछ कायदे थे, वो उन्हीं के साथ थे। यही सब बातें उनकी इस फिल्म में भी झलकती हैं। जिस प्रकार शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई उसके जीवन की विशेषता थी, वही सब विशेषताएं उनके सीधे साधे मन से, सीधे साधे धन से कोसों दूर, प्रेम को ही अपना सर्वस्व समझना आदि फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देती हैं। तो मतलब देखिए, वो खुद अपनी रियल लाइफ में जैसे थे, वो सारी खूबियां किस में दिख रही हैं, फिल्म के हीरो में दिख रही हैं, यानी कि हीरामन में दिख रही। सीधा सरल, बिजनेस माइंडेड नहीं है, पूरा प्रैक्टिकली है, इमोशनल है, सारी चीजें उन्हें हीरामन में दिखाई दे रही हैं। प्रश्न संख्या 7 है, क्या दिया है, लेखक के इस कथन में से तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा, क्या दिया है, कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। जाहिर सी बात है, कवि का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो इमोशंस से पूरी तरीके से परिपूर्ण है, जिसके अंदर भावनाएं कूट कूट कर भरी हैं। तो यही क्यों, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर, हीरामन का जो कैरेक्टर है, वो उसी तरीके का कैरेक्टर है। तो अगर वो फिल्म ऐसी बनानी है तो उस व्यक्ति जो बना रहा है फिल्म, उसका वैसा होना पहले ज़रूरी है। यहाँ पर वो पहली एक डिमांड होती है, ये चीज़ हुई है ना। तो देखिए क्या है, मैं लेखक के विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। ये चीज़ जो लेखक ने कही है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्म को देखकर कविता जैसी अनुभूति होती है, यानी कि जो कविता होती है जैसी होनी चाहिए। यह फिल्म कवि शैलेंद्र की कोमल भावनाओं की प्रस्तुति थी, जिसे फिल्म के जरिए उतारा गया था। तीसरी कसम जैसी संवेदनशील और भावनात्मक अनुभूति देने वाली फिल्म वही बना सकता था
जो इन सभी भावनाओं से ओतप्रोत हो। यानी कि ये भावनाएं जो कि हीरामन के अंदर थी वो बनाने वाले के अंदर भी होनी चाहिए। तो शैलेंद्र के अंदर वो भावनाएं स्वतः थी, इसलिए आपको हीरामन के अंदर वो सारी चीजें दिखी। अब आ जाते हैं हम गा पे। गा में क्या दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित के आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियां आई हैं, उन पंक्तियों को पढ़ना है और इसके पीछे कवि क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या कवि मतलब लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। अब क्या था, यहाँ पर ये बात कही गई है शैलेंद्र के लिए। जब राज कपूर जी ने उन्हें अवगत कराया कि शायद ये फिल्म ना चले, फ्लॉप हो जाए, उसके बावजूद जो है शैलेंद्र इसे बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें इस फिल्म से ना कोई प्रॉफिट चाहिए था, ना ही उन्हें फेम चाहिए था। वो ये फिल्म खुद अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे थे। ठीक है, तो ये बात कही गई है। इस पंक्ति का आशय है कि कवि शैलेंद्र अति भावुक और संवेदनशील कवि थे। उन्हें धन सम्मान की कामना नहीं थी, वे तो केवल अपनी आत्मसंतुष्टि, अपने मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति और दर्शकों के मन को छूना चाहते थे। इसीलिए नफा नुकसान के परे और अपने कलाकार मन के साथ समझौता ना करते हुए तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया। मतलब वो किसी तरह का भी समझौता नहीं करना चाहते थे, तो वो जैसा चाह रहे थे उसी तरीके की फिल्म उन्होंने बनाई। दूसरा वक्तव्य है, उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें कोई फिल्म बिजनेस माइंडेड तौर पर नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि हमें फायदा कमाना है तो हम ऐसी चीज दिखा दें जो सही नहीं है। ऐसे किसी कलाकार को इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए। जबरदस्ती की चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। देखिए क्या है, इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि शैलेंद्र का यह मानना था कि हर कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों के ऊपर उठने का प्रयास करे, यानी कि वो जो चीज चाह रहे हैं वैसा ना देकर उससे और अच्छी चीज देने का प्रयास करे, कि दर्शक का नाम लेकर उन पर सस्ता और उथला मनोरंजन थोपने का प्रयास ना करें। यानी कि आप ये देखिए, सोचिए, एक कलाकार का ये कर्तव्य होता है कि जो चीज हम कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, ये एक सबसे बड़ी चीज होती है। अगर जो चीज हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा है, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। व्यथा यानी कि दुख, तकलीफ, ये हमें क्या करती है, ये हमको जो है हराती नहीं है, ये हमारे अंदर एक शक्ति बढ़ती है कि नहीं, तुम आगे बढ़ सकते हो, इन कंडीशन से कहीं तुम पार पा सकते हो, जीत सकते हो, आगे निकल सकते हो। इस पंक्ति का आशय है कि जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कठिनाइयां आई तो हम एक जगह बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में दुख, कष्ट और तकलीफें आती रहती हैं, परंतु हमें उनसे हार ना मानकर साहस पूर्वक उनका सामना करना चाहिए। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, अरे पता नहीं हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा जीवन में ये फेस आते हैं, ठीक है, सिंपल सी एक चीज है, ये फेसेस आते हैं, हमें इनसे लड़ना चाहिए और आगे बढ़कर निकलना चाहिए। नंबर 4 है, दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है। इसका मतलब क्या है, तीसरी कसम फिल्म जो हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, इसके अंदर जो भावना है, जो बात कही गई है, ये किसी बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को नहीं समझ में आ सकती, जिसके लिए है कि भाई इतना खर्च करेंगे और उससे इतना कमाएंगे, मतलब अगर हम 2 खर्च कर रहे हैं तो हम 4 कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति यानी कि जो प्रॉफिट पे सोचता है, लाभ हानि पे सोचता है, ऐसा व्यक्ति जो है इस फिल्म को नहीं समझ सकता है। कौन सी फिल्म? तीसरी कसम, क्योंकि ये पूरी की पूरी फिल्म संवेदनाओं और भावनाओं पर आधारित है। तो जहां कोई व्यक्ति प्रॉफिट की बात सोचे, फायदे की बात सोचे,
वो इस फिल्म को नहीं समझ सकता। इस पंक्ति का आशय ये है कि इस तरह की फिल्में जो नितांत भावुकता से बनाई जाती हैं, उन्हें शुद्ध व्यावसायिक लोग जो केवल हर चीज में धन अर्जित करने की कामना रखते हैं नहीं समझ सकते। तो समझ में आया, जो प्रॉफिट बेस्ड काम करते हैं वो इमोशन बेस्ड फिल्मों को समझना उनकी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। उनके गीत भाव प्रणय से दुरूह नहीं हैं। किनके गीत? शैलेंद्र के। तो क्या कहना चाह रहे हैं? इस पंक्ति का आशय है कि कवि शैलेंद्र के गीत भावनाओं से भरे, सीधे और सरल होते हैं। वे गहरे भावों से भरे होकर भी कठिन नहीं होते हैं, यानी कि वहां पर वो पूरी भावनाओं, संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी जो शब्दावली होती है वो बहुत ही आसान, सरल और सहज होती है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, ज़बान पर आसानी से चढ़ जाएं और भावनाओं के साथ पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन करें। उनके गीतों में भावुकता और सरलता का सही तालमेल होता है, यानी कि शब्दावली सरल है, भावनाएं पूरी तरीके से परिपूर्ण हैं और लोगों को समझ में आसानी से आ जाती हैं। चलिए, अब पाठ से आए सभी प्रश्न हमने कर लिए। हर तरीके के प्रश्न हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए और आपको आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्न भी हो गए। अब हम कहाँ आ गए? अब हम आ गए व्याकरण आधारित प्रश्नों पर। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, जो कि हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगी। पहला प्रश्न आ रहा है भाषा अध्ययन का। पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। तो पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, इन मुहावरों को आप पढ़िए, समझिए और इनसे वाक्य बनाइए। तो मुहावरे क्या हैं? चेहरा मुरझाना, चक्कर खा जाना, 2 से 4 बनाना, आंखों से बोलना। तो ये कुछ मुहावरे आए हैं ना। तो अब इनका देखिए वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करेंगे। देखिए क्या है मुहावरा है, चेहरा मुरझाना। पिताजी द्वारा जन्मदिन का उपहार ना लाने पर रोहित का चेहरा मुरझा गया। पिताजी नहीं लाए तो उसका चेहरा मुरझा गया, ठीक है, यानी कि वो उदास हो गया। फिर है चक्कर खा जाना। परीक्षा में फेल होने की खबर सुनकर रोहन चक्कर खा गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा दुखित हो गया। 2 से 4 बनाना, यानी कि प्रॉफिट की कामना करना। आजकल हर कोई 2 से 4 बनाने की फिराक में रहता है, कितना हम प्रॉफिट कमा लें इसके चक्कर में व्यक्ति रहता है। आंखों से बोलना, प्रेम की भाषा आंखों से बोलकर ही व्यक्त की जाती है। यहाँ की जो मन की बात होती है वो आंखों से बयां हो जाती है। नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। तो कुछ चीजें जो हैं वो बताई गई हैं जिसका हमें हिंदी पर्याय रखना है। तो क्या दिया? शिद्दत, यानी कि हम बोलते हैं ना कोई चीज़ हमें कुछ चाहिए होती। बहुत अच्छा एक डायलॉग था क्या, जिसे हम पाने की कोशिश करते हैं, शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं, सारी कायनात उसे मिलाने के पीछे लग जाती। शिद्दत मतलब हम बहुत मन से या तीव्रता से जिसको पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया? शिद्दत का तात्पर्य यहाँ है तीव्रता। याराना, याराना का मतलब क्या है? दोस्ती, मित्रता, ठीक है। नेक्स्ट है बामुश्किल। बामुश्किल का मतलब क्या है? कठिनाई से। फिर आते हैं खालिस। खालिस का मतलब होता है शुद्ध, कहते हैं ना शुद्ध शाकाहारी, तो खालिस यानी कि प्योर। नावाकिफ यानी कि अपरिचित या अनजान, यानी कि हम इससे वाकिफ नहीं हैं, तो यानी कि हम उससे अनजान हैं। यकीन, विश्वास। फिर आते हैं हावी, इसका मतलब होता है दबाव या नियंत्रण। रेशा, बारीक कर्ण या तंतु। तो देखिए क्या होता है, जब कभी कोई भी लेखक या कवि किसी तरह की रचनाएं करता है तो जाहिर सी बात है वो साहित्य से अच्छी तरह परिचित है, व्याकरण से परिचित है। तो क्या करता है कि जब वो लिखते समय बहुत सारे अपने इस ज्ञान को डालता है, साथ ही साथ आसपास की बोलचाल की भाषाओं को डालता है। अब यही भाषाएं अलग अलग शब्दों से, अब अगर हम शुद्ध साहित्यिक भाषा में जाएं तो वो शब्दावली अलग हो जाती है, हमारी डेली बोलचाल की भाषा अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मेरे को आज यहाँ जाना था तो मैं चला गया। अब इसी को अगर आप शुद्ध भाषा में लिखो तो क्या गया? मुझे वहाँ पर जाना था और मेरा जाना ज़रूरी था इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो ये शुद्ध भाषा हुई। लोग अगर हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं मेरे को जाना था तो मैं चला गया, ये अब ये भाषा हम
वाक्य बनाते समय तो नहीं लिख सकते ना, उस भाषा के लिए हमें शुद्ध भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब आप अक्सर कवियों को या लेखकों को लिखते देखोगे तो वो अपनी प्रादेशिक बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी चयन करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उनका जो साहित्यिक ज्ञान है उन शब्दावली का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके की ये भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी, जिसके हमने यहाँ शुद्ध रूप आपके लिए प्रस्तुत किए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। अब हमारे पास में कुछ शब्द आए हैं तो इनका संधि विच्छेद करना है। ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद तो हम आपके लिए करके लेकर आए हैं, लेकिन तभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए दिया क्या गया है। चित्रांकन, ठीक है, तो चित्र प्लस अंकन। आप देखिए यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर आ लगाकर उसके अंदर हमने बिंदी लगा दी। चित्रांकन। सर्वोत्कृष्ट, तो सर्व प्लस उत्कृष्ट। अब यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है ना, तो ये ओ क्या होता है, ये ऊ होता है, सर्वोत्कृष्ट। उसी तरह चरमोत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष। रूपांतरण, रूप प्लस अंतरण। आंतरण, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगी है ना, तो संधि में क्या होता है, आ प्लस आ ही होता है। तो ये छोटा आ और यहाँ पर पा में जो स्वर है आ मिलकर क्या बना, यहाँ पर बड़ा आ बना। फिर आते हैं घनानन, घन प्लस आनंद, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद। तो इस तरीके से बहुत सारे जो शब्द होते हैं उनको जरा थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए और समास के नाम लिखिए, ठीक है। कला मर्मज्ञ, लोकप्रिय, राष्ट्रपति। तो चलिए देखिए, बहुत आसान है। देखिए कला मर्मज्ञ मतलब कला का मर्मज्ञ, तत्पुरुष समास। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, कला मर्मज्ञ, कला का मर्मज्ञ। तो ये आपका क्या आया, का शब्द आया। तो का हमेशा आपका क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। का होता है कारक, ठीक है। कारक प्रधान समास कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास, है ना। और तत्पुरुष समास में भी आपके अंदर होते हैं छह समास के भेद होते हैं ना। तो इन 6 समास में का कौन से कारक में आता है, वो आता है संबंध कारक। संबंध कारक क्या, संबंध कारक होता है का, की, के, रा, री, रे, ये होता है। तो का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा है ये, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो यहाँ लगा है में, तो में भी कारक है। अब कौन सा कारक हुआ में, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान क्या है, में पर ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका में, तो ये हुआ आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रपति। तो ये क्या है आपका, राष्ट्र का पति। तो का आपका फिर से क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। देखा, तो यहां पर हमारे खत्म हो गए सारे प्रश्न जो आपके पुस्तक में दिए हुए थे, हमने सारे कर लिए। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कौन सा, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, हमने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, हर जितने क्वेश्चंस दिए थे सभी करा दिए। अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैंने डीपीपी बनाकर दिया है, ठीक है। उस डीपीपी को ध्यान से देखिए। उसमें वो डीपीपी आपके पास 30 मार्क्स का, कितना, 30 मार्क्स का। 4 तरीके के प्रश्न दिए हैं, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। यानी कि बहुविकल्पीय है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये 4 तरीके के प्रश्न आपको दिए गए हैं। इनको ध्यान से करिएगा। अब जैसे जो क्वेश्चन, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क्स का है। वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा कितना, 1 मार्क्स का। उसके अंदर आपको वर्डिंग कितनी लिखनी है, 15 to 20 वर्ड्स। फिर उसके बाद उससे मतलब आप मान को लो 10 to 15 वर्ड्स कर लो, ठीक है, 10 to 15 वर्ड्स कर लो। फिर जो 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके क्या हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और उन लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनके अंदर आप कितनी वर्ड्स लिखोगे, 25 to 30 वर्ड्स के आंसर दोगे। फिर जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके लिए आपको वर्डिंग कितनी लिखनी है, उसके लिए आपको 50 से 60 शब्द लिखने हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन पेपर लिख कर करना, जो मैं कह रही हूँ बार बार, आपका फाइनल एग्जाम रिटन में होना है, ओरल में नहीं होना। लिखने की प्रैक्टिस अभी से करो, नहीं तो जब एग्जाम आता है तब आप हिंदी को लेकर हमसे क्वेश्चन करते हैं, मैम आंसर राइटिंग सिखा दीजिए, मैम मेरी मिस्टेक बहुत होती है, मैम मेरी राइटिंग बहुत खराब है। तो ये सारी चीज़ें ये सोचो कि हम एग्जाम से 1 महीने पहले सीख लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर लिखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो जब आप लिख कर, हर चैप्टर का लिख कर आप सॉल्व करोगे सारे डीपीपीज, तो उससे क्या होगा, पहली चीज है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जब आप आंसर लिखने बैठोगे तो धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग्स करनी आ जाएगी, क्योंकि जो भी मैं डीपीपी देती हूँ उसका सोल्यूशन लेकर आपके पास में आती हूँ कि नहीं आती हूँ, तो बस ठीक, तो वो आपका आंसर राइटिंग करना आ जाएगा, आपकी स्पीड बन जाएगी। 3 घंटे का समय होता है, लिखने के लिए बहुत होता है, तो स्पीड का होना ज़रूरी होता है। स्पीड के साथ साथ उसमें राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लिखने की आदत आपकी प्रॉपर बनी रहेगी तो आपकी राइटिंग भी अच्छी रहेगी, और जब आप प्रॉपर लिखते रहोगे तो आपकी मिस्टेक्स अपने आप अलग होती जाएंगी। तो सोचिए डीपीपी सॉल्व करने से आपको कितना सारा फायदा हो रहा है। इसलिए प्रॉपर वे से हर चैप्टर की डीपीपीज लिख कर सॉल्व करिए। ये आपके बेनिफिट्स के लिए ही हम लोगों ने ये डीपीपीज का जो सेक्शन है वो शुरू किया है, ताकि इससे आपको फायदा हो। चलिए, तो यहाँ पर ये वीडियो तो हमने खत्म कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो डीपीपी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी है उसके आंसर्स के साथ में आऊंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डीपीपी सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।